क्वेश्चन करा चुके हैं। इसमें पहला आपका अरेस्ट को लेकर, उसके बाद मेंटेनेंस को लेकर, उसके बाद एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन को लेकर। ये तीन कंसेप्ट हमने बेयर एक्ट, केस लॉ और कुछ एप्लीकेशन पॉइंट उनके बारे में बात करी है। आज हम इससे अगला एक पॉइंट कन्फेशन का, उसके बारे में बात करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस लिए? न केवल सीआरपीसी के लिए बल्कि दूसरे एक्ट के लिए भी। कौन सा एक्ट है दूसरा हर्ष? बीएनएसएस, बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसमें कन्फेशन को रिलेवेंसी के पॉइंट पे पूछा है। तो ये दो जगह पे पॉइंट लिखा हुआ है। एक आपका बीएनएसएस में और एक आपका बीएसए में। ठीक है। अब अगर इसके सिनोप्सिस की बात करें, पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे भाई कन्फेशन का पॉइंट क्या है। तो कन्फेशन बीएसए में भी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी में, दोनों में ये पॉइंट दिया हुआ है। फर्क क्या है फिर? फर्क ये है कि साक्ष्य अधिनियम में कन्फेशन को रिलेवेंसी या बे रिलेवेंसी, अनरिलेवेंट, रिलेवेंट, नॉट रिलेवेंट, उस पॉइंट पे आंसर किया गया है। वहां पे कन्फेशन कौन से सेक्शन में है हर्ष? सेक्शन 26 24 टू 30 तक है पहले पुराने वाले में, जो कि अब 22 ऑनवर्ड है, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है। तो वहां पे ये समझाया है संदीप जी कि कन्फेशन क्या रिलेवेंट है या नहीं है, इन अवस्था में रिलेवेंट है या नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो सहायक जी, बीएसए में तो जो पहले सेक्शन 5 टू 55 था, न्यू बीएनएसएस में वो सेक्शन 3 से लेके 50 आई थिंक, वहां तक वो चैप्टर का नाम पार्ट 2 और सेक्शन का नाम, चैप्टर का नाम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, कि वहां पे सारे पॉइंट किसको समझना है कि क्या वो रिलेवेंट है या नहीं। और उसमें एक कंसेप्ट है वहां पे कन्फेशन को लेकर। तो पहली हमें इसका सिनोप्सिस प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिलेवेंट है नहीं है वो तो वहां बताया हुआ है, पर कन्फेशन का मीनिंग पहले जनरली बोल दे। जनरल, अगर सिनोप्सिस की बात करें तो पहले जनरल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नेचर एंड स्कोप, आगे चल के कन्फेशन का मीनिंग, फिर उसकी रैशनैलिटी, फिर कन्फेशन का प्रिंसिपल,
फिर कन्फेशन का प्रूफ बाय अदर एविडेंस, फिर कन्फेशन की एविडेंटरी वैल्यू, फिर रिट्रैक्टेड कन्फेशन, फिर कन्फेशन ऑफ को एक्यूज, और लास्ट में है कन्फेशन अंडर स्पेशल लॉ। तो ये हमने अभी आपके कन्फेशन को लेकर BNSS में सिनोप्सिस बोले। जिसने नहीं लिखे अभी हम 1 to 1 समझाएंगे तो वो उसको पूरा कर सकते हैं वहां पे, अगर कुछ रह गया तो उससे पहले हमें सबसे पहले 2 लाइन समझ के फिर आगे शुरू करेंगे कि कन्फेशन किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करने की बात है। असल में इनकी एक जीनस है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसी चीज को एक्सप्लेन करने की जीनस है, और उसमें हम कोई ओरल, रिटन या इलेक्ट्रॉनिक मोड से कोई ऐसी बात लिखें जो फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में इन्फ्रेंस निकाले, अनुमान निकाले, तो उसको क्या बोलेंगे आशुतोष जी? आशुतोष जी उसको क्या बोलेंगे? अगर कोई स्टेटमेंट रिटन में या ओरल में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में सहायक जी किसी फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में इन्फ्रेंस निकाले, स्टेटमेंट रिलेवेंट फैक्ट के बारे में, स्टेटमेंट फैक्ट इन इश्यू के बारे में अनुमान निकाले, तो हम उसको क्या बोलते हैं हर्ष? कन्फेशन। एडमिशन। एडमिशन, ठीक है हर्ष यहां तक? लेकिन वही स्टेटमेंट रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू की बात ना करे, बल्कि क्या एडमिट करे हर्ष? अपना गिल्ट। अपराध, गिल्ट, तो वह स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी? कन्फेशन। अगर किसी स्टेटमेंट में आपने अपने अपराध को स्वीकार नहीं करा, क्या उसको हम कन्फेशन बोल सकते हैं सहायक जी? नहीं बोल सकते। कन्फेशन का 2 ही मतलब है अजय जी। एक, अपने अपराध को एडमिट करना, मैंने चोरी करी, या गिल्ट को एडमिट ना करना परंतु ऐसी स्टेटमेंट देना जो कि इंडिकेट करती है कि कोई और नहीं बल्कि मैंने ही अपराध करा है। या तो डायरेक्टली हम बोल दें आई कमिट एन ऑफेंस, आई कमिट एन मर्डर, और आई गिव ए सिचुएशन which result I am the offender, तो फिर वह स्टेटमेंट कन्फेशन कहलाएगी। अब कन्फेशन जो है ना वो 2 प्रकार की होती है। एक
जुडिशियल और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो सर जुडिशियल कन्फेशन किसको बोलेंगे अक्षिका जी? सर जो मजिस्ट्रेट वगैरह के आगे करी हो। जुडिशियल अब उसको बोलेंगे जो कोर्ट। न्याय जस्टिस सिस्टम में पार्टिसिपेट करके की गई हो। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन उसको बोलेंगे उर्वशी जी जो जज के अलावा किसी भी व्यक्ति को बोली गई हो। अब सामान्य रूल ये है कि एविडेंस वही व्यक्ति देगा जिसने उसको देखा, सुना, महसूस करा, टेस्ट करा है। कोई भी हेयर से एविडेंस अलाउ नहीं है। परंतु कन्फेशन एक हेयर से एविडेंस का एक्सेप्शन है। मैंने अपराध करा, अब इसकी गवाही जिसने मेरे को अपराध करते देखा वो व्यक्ति इसकी गवाही दे सकता है कि एक्स बंदे ने इसको मर्डर करा, चोरी करी, डकैती करी। अब अपराध करने वाला बोल रहा है सहायक जी जिसको बोल रहा है उसने नहीं देखा मेरे को अपराध करते हुए। मैं कह रहा मैंने मर्डर करा, सहायक जी को बोल रहा हूं मैं। सहायक जी ने मेरे को मर्डर करते नहीं देखा, नहीं सुना। इसे तो मेरी सुनी हुई बात है और उस बात को ये गवाही के समय देना चाहता है। तो सामान्य तौर पे तो ये हेयर से एविडेंस है और इसको एविडेंस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम अलाउ नहीं करता। पर कुछ एक्सेप्शन है जो हेयर से एविडेंस को अलाउ करते हैं। कन्फेशन भी उनमें से ही एक है। ठीक है। अब जहां तक हम इसके कानूनों का जिक्र करें तो हमने कहा कि एविडेंस एक्ट में तो बीएस से जो बन गया, अब उसमें तो ये 22, 23, 24 तक है। पहले 7 सेक्शन थे, अब कंसोलिडेट करके 3 सेक्शन कर दिए, 22, 23, 24 नए एक्ट की बात कर रहा हूं। और जहां तक बीएनएस की बात करें तो इसमें ये एक ही सेक्शन 183 में फॉल करता है। और फर्क मैंने बोला, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो किसी को भी दिया जा सकता है और जुडिशियल कन्फेशन सिर्फ जज को दिया जा सकता है। तो बीएनएसएस में ये सिखाया है, बीएनएसएस
तो एक प्रोसीजरल लॉ है ना, तो इसमें जुडिशियल कन्फेशन का प्रोसीजर बताया है। ठीक है? यहां तक जब हम इसके मार्जिनल नोट की बात करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें दो चीज लिखी हुई है। एक, कन्फेशन लिखने का तरीका जज के द्वारा, और दूसरा हर्ष स्टेटमेंट लिखने का तरीका। जज स्टेटमेंट कौन कौन लिखते हैं? पुलिस भी स्टेटमेंट लिखती है, उसको हम क्या कहेंगे हर्ष जी? पुलिस की स्टेटमेंट को सर सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे, 161 की जो स्टेटमेंट बोलते हैं। वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, का पार्ट कहेंगे। और जब जज स्टेटमेंट लिखेगा तो वो 164 के तहत स्टेटमेंट मानी जाएगी। ठीक है? तो जहां जर्नल पहला सिनॉप्सिस मैंने बोला आपको में सेक्शन 183 नया BNSS उसका इंट्रोडक्शन बताया है, समझाया है। मैं एक तरह से दोबारा 183 को बता दूं क्या क्या चीज उसमें है बेटा। सिर्फ एक ही सेक्शन है 183 जिस पर हम बात करेंगे आज, और इसमें टोटल 7 सब रूल है, 7 सब सेक्शन है अनुसुईया जी 183 में। तो ये 7 सब क्लोज दो चीज के बारे में बात कर रहा है, एक कन्फेशन और एक स्टेटमेंट। बाकी सारे सेक्शन तो कन्फेशन को लेकर है, सिवाय एक सब रूल जो की बात करता है सब रूल 5 एंड सब रूल 6 और 7। ये 3 सब रूल, बेसिकली तो 5 एंड 6 है बेटा। ये सब रूल बात करते हैं विक्टिम की, विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की, जबकि बाकी सब रूल 1 2 3 4 7 ये बात करते हैं एक्यूज के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की। पर एक्यूज का स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा अनुसुईया जी, क्योंकि वहां वो स्टेटमेंट में क्या कर रहा है अक्षिका? अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर वो स्टेटमेंट की बजाय हम उसको कन्फेशन बोलेंगे। स्टेटमेंट जीनस है, एडमिशन स्पेसीज है, और कन्फेशन सब स्पेसीज है। अगर एडमिशन और कन्फेशन के बारे में बोले तो क्या कहा जाएगा अनुसुईया, जीनस और स्पेसीज के बारे में? सर एडमिशन जो है वो वाइडर कंसेप्ट है, जीनस स्टेटमेंट जीनस है, और कन्फेशन जो है वो स्पेसीज है। स्पेस है। अगर 3 के बारे में बोले, स्टेटमेंट को जोड़ें,
तो स्टेटमेंट जीनस, एडमिशन स्पेसीज और कन्फेशन सब स्पेसीज। लेकिन अगर दो को जोड़े तो एडमिशन जीनस और कन्फेशन स्पेसीज। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो सर 183 में पहले पूरे 4 सब रूल में कन्फेशन के बारे में बताया है, जिसको हम हर्ष जी जनरली उसके बारे में बात करेंगे। जनरली हम उसके बारे में लिखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेचर एंड स्कोप लिखेंगे। नेचर और स्कोप में मैंने आपको बताया कि यहां इन्होंने सेक्शनों का भी हवाला दिया है। एविडेंस एक्ट का, नए बीएसए का सेक्शन 22, 23, 24 और सीआरपीसी का पुराना मैं बोल रहा हूं, उसको आप कोरोस्पोंडेंट कर लीजिए। 162, 163, 164, 281 एंड 463। ये 2 लॉ का इन्होंने जिक्र किया। अब जो 164 बोला ना मैंने, वो बीएसए में 183 है, जिसको हम पढ़ेंगे समझेंगे। तो सर फिर उसके बाद इसका मीनिंग का हमने सिनोप्सिस बोला हुआ है सहायक जी। तो हमने कहा कि भाई कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया किसी भी लॉ में, और मोटे तौर पे इसका मीनिंग अपने डायरेक्ट अपराध को स्वीकार करना या वे हालात बताना जिनमें कि वो अपराध किया गया है। अब इसमें जैसे कि इसके लैंडमार्क जजमेंट है, इनके डेफिनेशन को लेकर बेटा, पकलानंद स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 और पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952, और एक और लैंडमार्क जजमेंट है निशिकांत जहा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। केसों के बारे में भी अभी डिटेल शेयर करेंगे। पकलानंद स्वामी में हम कह सकते हैं कि भाई इसमें कन्फेशन के बारे में डेफिनेशन बताई थी, समझाया था कि कन्फेशन होता क्या है। पलविंदर कौर के केस में इन्होंने बताया कि कोई भी जो स्टेटमेंट आप दोगे वो स्टेटमेंट कोर्ट के द्वारा एज ए होल पढ़ी जाएगी। अगर आप कोई पूरे स्टेटमेंट में अपने अपराध को स्वीकार करते हो तो पूरी पढ़ी जाएगी, और इनकार करते हो तो पूरी पढ़ी जाएगी कि भाई वो कन्फेशन ना है। लेकिन अगर आप पार्टली ये कहते हो कि मैंने चोरी करी, लेकिन साथ साथ ये कह देते हो कि भाई मेरे को आवश्यकता थी तो मैंने चोरी करी, तो इसको फिर पार्ट में नहीं पढ़ा जाएगा, एज ए होल पढ़ा जाएगा। या तो तुम्हें डिफेंस मिलेगा कि भाई मजबूरी थी, या तुम्हें सजा मिलेगी कि भाई तुमने चोरी एडमिट कर ली। हाँ, निशिकांत झा के केस में
अपेक्स कोर्ट ने, अगर हम अदरवाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट ठीक समझे, तो अगर एक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट अपने आप को फंसा भी रखा है स्टेटमेंट में और अपने आप को बचा भी रखा है, इनकल्पेटरी स्टेटमेंट या एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, तो उस अवस्था में, उस केस में, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट उसकी कन्फेशन को कट पेस्ट में भी यूज कर सकता है, अगर वो और एविडेंस से यूज हो रही है तो। ठीक है। और हमने कहा कि जो लैंडमार्क जजमेंट का रूल है वही प्रिंसिपल बनता है भाई। तो अगला जो सिनोप्सिस हमने बोला, सर ये सेक्शन कौन सा है सर? ये नए एक्ट में 183 है। तो सर एक हमने रेशनलिटी बोला था सिनोप्सिस में, सहायक जी, रेशनल, RATIONALE। तो इसको स्वीकार करने का रीजन क्या है उर्वशी जी? उर्वशी जी, वेयर आर यू सेइंग? आपने कहा मैंने चोरी करी, तो हम आपकी इसी बात के हिसाब से आपको सजा दे दें, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, एडमिट किया कि मैंने चोरी की, अच्छा तो आप मुझे सजा देंगे इस बात अच्छा। से। और तो यहाँ तो फिर आप सजा देंगे, या तो फिर आप आपने दूसरी कंडीशन बताई थी। अच्छा, कहने का मतलब है इसका रेशनलिटी ये है, रीजन ये है हरजी, कि अगर हम कंडीशन पूरी करें, अभी बताएंगे कंडीशन, तो कन्फेशन जिसने करा वो उसके खिलाफ एक बेस्ट एविडेंस है, जिसकी वजह से हम उसको सजा वगैरह दे सकते हैं। कौन व्यक्ति ये कहेगा मैंने चोरी करी है? कहेगा कोई अनसुईया जी आज के टाइम में? कौन कहेगा मैंने मर्डर करा? कहेगा अक्षिका आज के टाइम में कोई? और पुलिस को कोई कहेगा मैंने मर्डर करा है? कहेगा अर्ज पुलिस को? अनसुईया, अजय जी? नहीं सर। क्यों? आप तो टीवी में बहुत बार देखते हो, वो कॉन्फ्रेंसिंग करवाते हैं और कहते हैं हाँ जी अक्यूज ने अपना गवाह स्वीकार कर लिया है। सर वो तो कई बार ऐसे देखते हैं, वो मतलब कत्ल करके वो सीधा पुलिस स्टेशन ही जाता है, कहता हाँ मैंने किया है। तो फिर वही तो पूछ रहा हूँ सर, सर। पुलिस स्टेशन में दिया गया बयान वो न्यायालय में साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, साबित नहीं, वो रिलेवेंट नहीं होता सर। जी सर। सर अगर एविडेंस मिल गया तो फिर। उर्वशी एक मिनट, उर्वशी एक मिनट, लेफ्ट वापिस। हाँ, तो सर हमने पूछा था कि इसका रीजन क्या है। वो रीजन यही है कि अगर हमने अपराध स्वीकार करा तो कौन व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार करेगा? वो नहीं माना जाएगा। परंतु अगर हम पुलिस के सामने करते हैं तो वो हमारा एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि पुलिस के सामने किया गया बयान रिलेवेंट नहीं होता।
तो आपने देखा होगा बहुत बार जो है एक्यूज पिटाई विटाई से बचने के लिए जो छात्र अपराधी होते हैं, जो वकील से असिस्टेंट्स कर लेते हैं, एडवाइस कर लेते हैं, वो पुलिस में जाके एडमिट कर भी लेते हैं तो कोई फर्क ना पड़े उससे। पर अगर हम ये चीज मजिस्ट्रेट के सामने कर लेना, वहां फर्क पड़ जाएगा। अगर हम ट्रू वॉलेंट्री इंडिपेंडेंट पर्सन को अगर कन्फेशन कर ले तो वहां फर्क पड़ जाएगा भाई। वहां आप बचाव नहीं है। सिर्फ पुलिस ऑफिसर को, जब सिर्फ पुलिस अफसर है, मजिस्ट्रेट नहीं, वहां अगर आप कुछ भी बोल दो अपने खिलाफ, वो रिलेवेंट नहीं होता। ठीक है यहां तक? तो ये इसका रीजन है, कारण है। इसका प्रिंसिपल हमने बताया कि आधा ही एडमिट करो या आधा मत करो, ऐसा नहीं लिया जाएगा। आपको पूरे स्टेटमेंट को, जिसमें आपने अपने गिल्ट को एडमिट करा, एज ए होल कोर्ट कंसीडर करेगा। इसको छोड़ दूं या ना छोड़ दूं, कट पेस्ट में उसका यूज नहीं करेगा। हालांकि निशिकांत झा के केस में उन्होंने कहा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इफ द प्रूव्ड बाय द अदर एविडेंस, कोजेंट एविडेंस, तो कट पेस्ट में भी हर्जी उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने ये कहा, एक इस सेक्शन का लैंडमार्क जजमेंट है। पुराना तो है टेलर वर्सेस टेलर, टेलर वर्सेस टेलर, मधु जी, जो कि हमारा लैंडमार्क जजमेंट है त्यागी जी, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस सिंघारा सिंह, SINGHARA, सिंघारा, सिंघारा सिंह। इस लैंडमार्क जजमेंट में यह बताने की कोशिश करी, हमने कन्फेशन किया जाएगा तो उसका प्रोसीजर दिया गया है 183 में। अक्षिका जी, तो आपने ये बताना है कि क्या मजिस्ट्रेट उस 183 के अकॉर्डिंग कन्फेशन रिकॉर्ड कराएगा या अपनी मर्जी भी चला लेगा? इसके अकॉर्डिंग रूल। ये बात बोली गई है हमारे इस केस लॉ में कि जो तरीका BNSS में अंडर 183 में लिखा हुआ है, जो अभी हम पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही कन्फेशन चलेगी। उर्वशी जी की मर्जी नहीं चलेगी, जब ये जज बन जाएगी जब। ठीक है। तो सर उसके बाद इसकी एविडेंटरी वैल्यू। तो सर अभी हम सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें ये कहा गया कि कन्फेशन के लिए, कन्फेशन तो मजिस्ट्रेट के सामने जबरदस्ती दे रहा है अनसुईया, मजिस्ट्रेट के सामने। नहीं, वॉलंटरी दे रहा है। तो क्या हम उससे गीता की कसम उठवाएं, कुरान की उस कसम उठवाएं अनसुईया जी? सर ओथ तो देनी पड़ेगी सर, मजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं।
कन्फेशन के टाइम में? कन्फेशन में तो हम उसको ठोक बजा के कह रहे हैं भाई तेरे को कोई जरूरत नहीं है, तू कुछ मत बोल। हम कह रहे हैं ना मैं तो अपना गिल्ट एडमिट करूंगा। तो फिर क्या गीता की कसम जरूरी है मधु जी, अक्षिका? नहीं, क्योंकि यहां हम वॉलेंट्री विलफुली खुद मजिस्ट्रेट के सामने अपने गिल्ट को एडमिट करने आ रहे हैं, तो वहां इसका कोई पॉइंट नहीं बनता। हाँ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने जाओ मजिस्ट्रेट के सामने, विक्टिम विटनेस, तो वहां स्टेटमेंट, वहां ओथ होनी चाहिए हर्ष, वो तो होनी चाहिए। अच्छा, अभी हमने बोला रैशनैलिटी बोल रहा कि भाई कोई भी व्यक्ति अपना अपराध क्यों स्वीकार करेगा, वाहियात क्यों फंसेगा, लेकिन फिर भी वो जो है अपनी गर्दन वहां पे दे रहा है, तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए हर्ष? सर ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सर कन्फेशन जो है मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, इसकी एविडेंटरी वैल्यू सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। और स्टेटमेंट की अनसुईया जी? सर उसको कॉरोबोरेट किया जा सकता है जो 161 स्टेटमेंट है उसके साथ। वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। सिंपल एविडेंटरी वैल्यू मैंने बताने की कोशिश करी है यहां पे मधु जी, कि को कोरोबरेट या कंट्राडिक्ट किया जा सकता है, जैसे एफआईआर का बोला था हमने, स्टेटमेंट को। हाँ, कन्फेशन जो है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। उसके बाद एक हमने वर्ड यूज किया, मधु जी आप बताइए, रिट्रैक्टेड कन्फेशन। सर नहीं पता इसके बारे में। इंग्लिश तो पता है, रिट्रैक्ट, उर्वशी जी रिट्रैक्ट बताओ क्या है? सर रिट्रैक्ट मीन्स कंटिन्यू करना। कंटिन्यू नहीं है, हर्ष जी बोलो। सर आई बिलीव मुकर जाना। रिट्रैक्ट है मतलब कि ट्रैक से उल्टा हो जाना, यू टर्न लेना। आपने अपराध करा मधु जी, एक्स बंदे ने, उसने वाई के सामने बोला मैंने अपराध करा है। जब गवाही देने की बारी आई तो वो कह रहा है कि मैंने अपराध नहीं करा। ठीक है, जिस बंदे को हमने कन्फेशन करा था ना, वो बंदा पुलिस के सामने तो बोल गया कि भाई एक्स बंदे ने मर्डर करा है, ये बात उसने मेरे को बताई। जब गवाही देने की बारी आई ना, वहां पे वो मुकर गया। तो इसको क्या कहेंगे? रिट्रैक्टेड कन्फेशन। तो इस प्रकार की एविडेंस की क्या वैल्यू है? कम वैल्यू है, वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। और इसको क्या हम बिना कोरोबोरेशन के यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कोई मुकर गया है, रिट्रैक्ट कन्फेशन के बाद भी हम कंसीडर तो कर सकते हैं अनसुईया जी। सर पहले भी उसको सर कॉरोबोरेट करना पड़ेगा। नहीं, लिसन, मैंने कहा कि रिट्रैक्ट कन्फेशन को हम कंसीडर कर सकते हैं,
उसको हम अपने एग्जामिनेशन में लेंगे, पर ज्यादा अच्छा होगा कि उसको कंसीडरेशन करने के लिए हम कोरोबरेट करवा लें। बिना कोरोबरेशन के उसके ब्याह पर सजा देना गलत है, ये मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा ये मिक्स हो रहा है क्योंकि दोनों कंसेप्ट बहुत जुड़े हुए हैं, BSA और BNSS। बोलो मधु जी। सर कोरोबोरेशन के बारे में थोड़ा सा एक बार ब्रीफ समझा दीजिए। कोरोबरेशन का मतलब है कि जो बात ये कह रहा है कि एक्स बंदे ने मेरे को कहा था कि इसने मारा, मर्डर करा, इसने कहा था, अब वो कोर्ट में जाके मुकर गया ना जी, इसने ना कहा। अब जो उसकी पहले की स्टेटमेंट थी ना पुलिस के सामने, कोई और आई विटनेस ये कहे कि भाई इस बंदे ने एक्स बंदे को ही मारा, और कन्फेशन में भी उसने यूं कही थी भाई मैंने एक्स बंदे को मारा, तो कोई दूसरा एविडेंस हम ले आए जो उसकी पहली बात को सपोर्ट कर दे, उसको कोरोबरेशन बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है अंशिया जी। ये हाँ सर, तो अगला एक पॉइंट है कन्फेशन बाय को एक्यूज। साहिब बोलो क्या कह रहे हो। सर जुडिशियल कन्फेशन के टाइम में रिट्रैक्टेड कन्फेशन हो सकता है क्या? हाँ, जज के सामने बोल गया और भाई जब गवाही की बारी आएगी जब रिवर्स कर गया। पर वहां मैंने बोला बेटा कि वहां तो जज वाला जो कन्फेशन है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, ये मैंने बोला अभी आपको। चाहे तो अपनी गवाही के बारे में मुकर जाएगी ना, मैंने ऐसा ना बोला। ठीक है यहां तक। अगला है कन्फेशन बाय को एक्यूज। अगर 4 व्यक्तियों ने एक मर्डर करा और एक व्यक्ति ने 5वें व्यक्ति को बोला कि हम 4 व्यक्तियों ने मर्डर करा। एक सेकंड उर्वशी, 4 व्यक्तियों ने मर्डर करा, उनमें से एक व्यक्ति ने 5वें आउटसाइडर को बोला कि भाई हमने मर्डर करा, हम चारों ने मिलकर। और ट्रायल के दौरान वो 5वां व्यक्ति आके ये बता जाए कि भाई एक बंदे ने कहा था कि हमने चारों ने अपराध करा, तो एक व्यक्ति का कन्फेशन बाकी तीनों के लिए भी कंसीडर किया जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा। हालांकि ये वीक टाइप ऑफ एविडेंस है और रिक्वायर्ड कोरोबरेशन चाहिए इसमें भी। सवाल पूछो उर्वशी। सर कोरोबरेशन होता क्या है सर? कोरोबरेशन हमने बोला कि जो एक गवाही आ चुकी, हमें वो गवाही टेंटेड लग रही है, बेकार लग रही है, अविश्वसनीय लग रही है, तो हम उस केस में सजा तभी दे सकते हैं, देनी चाहिए, जब कोई और इंडिपेंडेंट विटनेस हो जो उस घटना के बारे में कंफर्म करता हो। ठीक है यहां तक मधु जी। कोरोबरेशन है किसी बात को मतलब कि सपोर्ट करना,
इवेंट को सपोर्ट करना, घटना को सपोर्ट करना। जब प्रैक्टिकली मैं बोल लूं, अजय जी, टेल मी वन थिंग हर्ष जी, हाउ मेनी विटनेसेस रिक्वायर्ड इन ए केस? Sir, any number of witnesses. There are no fixed number of witnesses. But have you seen any case in this case? Have you seen any case in which the court give a judgment on the sole witness? Yes, sir. It can be possible in rape case. पॉसिबल छोड़ो, आपने देखा है Yes, sir. In rape case. ना? नहीं सर। बताऊं कैसे? सर विटनेस, आपने रेप केस में कौन से विटनेस पे कन्विक्शन हो गया वो आप बताओ, टेल मी। Sir, on the sole basis of statement of the victim. विक्टिम, अच्छा, क्या सिर्फ उसके बेस पे कर देगा? Sir, साथ में डॉक्टर नहीं है, आईओ नहीं आया, डॉक्टर नहीं आए, नहीं, साथ में उसके स्टेटमेंट का corroboration भी हुआ है सर। वही तो जरूरत है। और हम की कहानी क्या चल रही है? नहीं, विटनेस एक ही है, पर उस एक विटनेस के साथ में corroboration है। सर वो भी तो कोरोबरेशन तो विटनेस ही तो हुआ ना, आईओ का विटनेस हुआ सर, डॉक्टर का विटनेस हुआ। Yes. जब जजमेंट लिखेगा जज तो लिखेगा PW5 डॉक्टर हैव गिव एग्जामिनेशन एंड सो एंड सो, आईओ कम टू द कोर्ट एंड गिव द स्टेटमेंट सो एंड सो। प्रैक्टिकली उर्वशी जी, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, लो ने तो लिख दिया देयर इज नो नीड ऑफ रिक्वायर एनी नंबर ऑफ विटनेसेस, बट प्रैक्टिकली जब आप जज बनो तो सिंगल विटनेस पे कन्विक्शन या एक्विटल करना सही नहीं है। आपको कम से कम उस विटनेस के साथ सपोर्टेड होना चाहिए, इधर आईओ और डॉक्टर और एनी अदर एक्सपर्ट और एनी आई विटनेस और एनी अदर विटनेस आल्सो। सिंगल विटनेस पे देना तो घातक है हर्ष जी, मैं ये बोलना चाहता हूं। ठीक, तो ये कोरोबोरेशन का मतलब है जो अभी हम बातें कर रहे हैं अभी उर्वशी जी, सपोर्ट करना, किसी की गवाही को सपोर्ट करना, और किसी की गवाही को मना करना क्या कहलाएगा अनसुईया? सर रिब्यूट करना, कंट्राडिक्ट करना, मतलब हम पहले कुछ बोले और फिर बाद में कुछ बोले, तो ये हमारा उस स्टेटमेंट का, गवाही का कंट्राडिक्शन हो जाएगा। और पहले भी हमने वही बात बोली, आज भी हमने वही बात बोली, वो कोरोबरेट हो गया। या तो हम खुद करें या कोई दूसरा बंदा करे। कुछ आ रहा पकड़ में अक्षी? क्या मधु जी कुछ पल्ले पड़ रहा थोड़ा बहुत? चलिए सर, तो सर कन्फेशन ऑफ को अक्यूज, इसका भी लैंडमार्क जजमेंट है, काश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और लास्ट सिनॉप्सिस था सायक जी, कन्फेशन अंडर स्पेशल लॉ। इन्होंने कहा, बोलो सर केस में क्या बोला गया था? केस में मैंने बोला है, जो बताने वाली बात है वो तो हम बता देते हैं, और जिसमें बताने वाली बात ना है उसमें हमने ये बोला हुआ है कि जो उस कंसेप्ट का इंग्रेडिएंट है वो लिखिए आओ। मतलब कि एविडेंस एक्ट जो है ना, उसका सेक्शन 24 में बोला हुआ है कन्फेशन बाय को एक्यूज, नए में। तो उसके जो इंग्रेडिएंट है ना वो इस केस लॉ में लिखिए आओ। बाकी आपने खुद पढ़ना है, और अब कुछ समझ में आ जाए तो मेरे को भी समझाना है। उसके बाद कन्फेशन अंडर स्पेशल लॉ ये कहता है सर, ये कहता है कि हमने बोला भी अजय जी ने
हमने बोला कि पुलिस को की गई कन्फेशन मानी ना जावे, पर अगर आपने ध्यान दिया हो, जो टाडा एक्ट था ना, या जैसे अब यूएपीए है, यूएपीए का तो मेरा ज्यादा ध्यान नहीं है, पर ये है आजकल, जहां पर पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस वाले को आप कुछ बोल दो ना, तो वो एडमिसेबल होता था। टाडा की बात कर रहा हूं मैं, अब तो रिपील हो गया। तो ये हमने सिनोप्सिस के बारे में आपको बोला है। अब बात करेंगे कंटेंट की। तो सर 183 में पहले सब रूल में 7 सब रूल है, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, देखते हैं। पहले सब रूल में ये कहा गया कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई मजिस्ट्रेट वो चाहे उसका जुडिक्शन हो या ना हो, इसमें जुडिक्शन मैटर करता है हर्ष? नो सर। अपराध दिल्ली में हुआ और अपराधी पकड़ा गया उड़ीसा भुवनेश्वर, और वहां वो अपना अपराध स्वीकार करना चाहता है, तो उसको दिल्ली लाने का वेट करेंगे या उड़ीसा के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे? सर वहीं के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देंगे। वहीं पेश कर देंगे। और इन्होंने कहा कि किस स्टेज पे करेंगे, तो कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद, पर इंक्वायरी से पहले। अनसुईया जी, इसका क्या मतलब है? इंक्वायरी या ट्रायल से पहले? तो जब चार्जेस फ्रेम हो जाएगा उस टाइम पे भी कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा और इंक्वायरी से पहले उसी टाइम के। इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी और चार्ज फ्रेम में क्या अंतर है? कौन सा पहले आता है? सर चार्ज फ्रेम पहले होता है सर, उसके बाद इंक्वायरी होता है। पहले इंक्वायरी होगी तब ना चार्ज फिर होगा उसी। हाँ, तो वीडियो कैमरा ऑन करो ना तुलसी कुमारी जी, जब इतना बढ़िया जानते हो तो। विदाउट प्रेजुडाइज, बिना भेदभाव के मैं कहना चाहता हूं। तो सर इंक्वायरी का मतलब होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी केस का कोग्निजेंस लेना, जो कि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को सेपरेट करता है। और ये पॉसिबल है तुलसी जी कि पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन आज पूरा कर दिया और डेट है 1 महीने बाद की। हर जी होता है ना पुलिस में, कोर्ट में, कि भाई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अवेटिंग चालान, और डेट है 15 जून 2025 की, और पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा कर दिया 30 दिन में, 60 दिन में, तो वो 15 जून को चालान फाइल करेगा या पहले फाइल कर सकता है? हर जी सर पहले भी कर सकता है कोई। पहले फाइल करा, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, चालान शीट फाइल कर दिया, तो क्या अगर मान ले उसने 60 दिन में चालान शीट फाइल करी, तो उस दिन मजिस्ट्रेट इंक्वायरी शुरू कर देगा अक्षी का? मजिस्ट्रेट कब देखेगा फाइल को? सब जब चालान शीट फाइल हो जाएगी उसके पास आ जाएगी, उसके बाद उसको पढ़ने के बाद। फाइल तो 2 महीने में पे ना, पुलिस रिपोर्ट तो 2 महीने में फाइल कर दी पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन पूरी करके। जून में 25 लगी है 15 जून की, 15 जून। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद
और पुलिस का सॉरी मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी करने से पहले, मतलब 15 जून से पहले, जब वो फाइल को चेक करेगा, उसकी कॉपी सप्लाई करेगा और उस पे चार्ज पे बहस वगैरह करेगा। चार्ज पे इंक्वायरी होती है, चार्ज पे बहस करना वो इंक्वायरी का पार्ट होता है। प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं, ठीक है अनुसुईया जी। तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हो सकती है, बिफोर इंक्वायरी एंड ट्रायल। बट पहला पॉइंट क्लियर यहां तक, अक्षिका, सहायक, मधु जी? चलिए, और आजकल नया एक्ट आने के बाद या अमेंडमेंट के बाद भी कि भाई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और एक्यूज का वकील भी साथ होएगा, वो भी रह सकता साथ। सर चालान का क्या कंसेप्ट है, वो समझ में नहीं आया। चालान के 3 वर्ड है बेटा, चालान बोल दो, फाइनल रिपोर्ट बोल दो, पुलिस रिपोर्ट बोल दो। अच्छा वो समझ गए सर, ये सब इन तीनों का एक ही मतलब है। तो सर अब मधु जी एक सवाल आप बताइए, घबराना नहीं है, जो भी आपको आता है बताता है, उसके हिसाब से बताना है। आप पुलिस ऑफिसर हो और सरकार ने आपको कुछ मजिस्ट्रियल पावर दे दी, मजिस्ट्रेट की पावर दे दी, तो क्या आप कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हो? सर यस। अक्षिका, अनसुईया? सर कर सकता है, लेकिन सर वो केस से नहीं डील करना चाहिए, हर्ष? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं होना चाहिए सर उसी केस। हर्ष? नो सर। पुलिस नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर रखा है उसको, पुलिस कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता, चाहे उसको मजिस्ट्रियल पावर ही दे रखी हो क्यों ना। ठीक है ठीक है यहां तक? चलिए, अब ये बता दीजिए वैसे कि जब मजिस्ट्रेट लिखना शुरू करेगा तो क्या वो एक्यूज के सामने आने पर वो जैसे बोलना शुरू करे वो लिखना शुरू कर देगा, या उसको कुछ समझाएगा पढ़ाएगा? सहायक जी? सर मैजिस्ट्रेट उसको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि वो कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है, उसको समझाएगा कि अगर तुम कन्फेशन करते हो ये तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस यूज किया जाएगा कोर्ट में। वेरी गुड। मजिस्ट्रेट के ऊपर पहली और सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि सबसे पहले वो सिंपलेस्ट वर्ड नहीं है, नहीं लिख रहा, बट उसको अच्छे तरीके से ठोक बजा के ये समझाएगा, भाई तू कन्फेशन मत कर, तू क्यों जो है सुसाइड बम अपने गले में डाल रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सुसाइड बम तूने अपने गले में डालना जरूरी ना है, मजबूरी नहीं है, तो आप फिर कृपया करके कन्फेशन मत करो, ये लॉ की नजर में तुम्हें सजा दिलवा देगा। अभी रुको, ठीक है, बोलो मधु जी। सर इससे तो लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है वो तो फिर काफी लेंदी चला जाता है, तो अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो फिर तो जस्टिस होगा ही नहीं सिस्टम में। ये मेरे क्वेश्चन का कहाँ कनेक्शन है इस बात का, मेरे जो बोल रहा हूँ उस बात का? नहीं सर, वो तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन ये मेरा थोड़ा सा मतलब माइंड में आया तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं। तो सर
क्योंकि यहां पे उसका कन्फेशन उसको सजा दिलवाएगा, तो वो कहेगा यू आर नॉट बाउंड टू गिव कन्फेशन। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस क्या बोलता है हर जी? सर, no person shall be accused is proven innocent until proven guilty. क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस बोलता है कि केस को प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करना है, एक्यूज का कोई लेने देने ना है, वो बाउंड ना कुछ भी करने के लिए। केस में वो कहता है तू कुछ मत कर, जो कुछ करना होगा वो प्रोसिक्यूशन कर लेगा, तो क्यों अपना गले को फंदे में डाल रहा है? आप ठीक है यहां तक मधु जी? हाँ। उसके बाद वो जब तक रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक उसको ये ना लगे कि ये वॉलंटरी दे रहा है। उसके बाद और उस एक्यूज को क्या समझ में आएगा अक्षिका? समझाने के बाद क्या होगा, मतलब समझ में आएगा नहीं आएगा? सर अगर उसे समझ आ जाता है तो वो चाहे तो हाँ। उससे अगेंस्ट जा सकता है, कह सकता है कि मेरे को कन्फेशन नहीं देना। अगर वो उसको समझ आने के बाद भी वो कहता है कि नहीं स्टिल मुझे कन्फेशन देना है, तो फिर उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। मजिस्ट्रेट के इतने समझाने के बाद भी अगर उसकी समझ में ना आवे तो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर लेगा, और अगर उसकी समझ में आ जावे तो ये ना है कि भाई ना एक्यूज कह रहा था मैं तो कन्फेशन कर रहा हूं, मेरा समझाने के बाद वो मान गया तो जरूर इसने कुछ करा होगा, मैं इसको कस्टडी भेज दूं। कुछ एडवर्स ऑर्डर नहीं करेगा अगर उसकी समझ में आ गया मधु जी। तो अगर एक्यूज की समझ में आ गया वो कन्फेशन नहीं करना चाहता तो इसका मतलब ये नहीं है कि जज ने तो उसको कुछ जेल भेजना ही भेजना है, ऐसा नहीं है। ये नंबर 3 बोल रहा है। अब उसके बाद जो मैंने सेक्शन लिखवाया था 281 जो बीएसए में बन गया 316 कि जैसे एक्यूज की एविडेंस रिकॉर्ड करी जाती है, एक्यूज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाती है ना, एक्यूज की एविडेंस 281 के तहत पुराना सीआरपीसी, जो नए का 316 है, उसी के ही अकॉर्डिंग एक्यूज का एविडेंस नहीं कन्फेशन रिकॉर्ड करा जाएगा। मतलब जो तरीका एविडेंस रिकॉर्ड करने का है ना एक्यूज का, वो पढ़ो 316 में, उसके अकॉर्डिंग ही कन्फेशन रिकॉर्ड करा जाएगा। और उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद नीचे दोनों के साइन होंगे, एक्यूज के और कोर्ट के, और उस स्टेटमेंट के फुटनोट पे ऊपर जज एक नोटिंग करेगा। क्या नोटिंग करेगा हर्ष? ये नोटिंग करेगा कि मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि वो कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है और ये उसके खिलाफ एविडेंस की तरह यूज हो सकता है। कि वो नोटिंग करेगा भाई मैंने उसको सारी बात समझा दी सिखा दी है, अब उसके बाद भी जो है मेरे को लग रहा है कि वो वॉलंटरी देना चाहता है, अब मैं इसको 316 के अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है यहां तक? ये 4 सब रूल मैंने कन्फेशन के बारे में बताए। अब उसके बाद 5वां नंबर आया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का, अदर देन कन्फेशन। उसको भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, स्टेटमेंट को, किसी भी गवाह की, परंतु ये स्टेटमेंट ओथ पे लिया जाएगा। एक्यूज के केस में नहीं लिख रहा अनसुईया जी विदाउट ओथ,
पर स्टेटमेंट के केस में लिख रहा है विदाउट, तो इसका मतलब क्या हुआ अनुसुईया जी? बस जो स्टेटमेंट है वो ओथ में रिकॉर्ड होगा, लेकिन जो कन्फेशन है वो उसको नहीं ओथ में लिया जाएगा। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद 6 नंबर पे जो है, इसमें कुछ कैटेगरी बता दी, मोटा मोटी वोमेन के ऑफेंस है, हरेसमेंट, रेप, गैंग रेप, एसिड अटैक, जो भी है तुम खुद देखना है सारे सेक्शन। तो इनमें भी पता लगने पर इनमें भी उस लेडी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाएगा। कुछ कहना चाहते हो सहायक? चलिए, हाँ ये बात मैं पहले बोल चुका हूं आपको कि वोमेन के केस में हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा। मधु जी? सर अगर या तो उसके हाउस पे स्टेटमेंट लिया जाएगा या फिर किसी अफसर कौन होगा? अफसर जेंट्स होगा, लेडी होगी? लेडी होगी सर, और एनी अदर ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर। हाँ, तो मोटा मोटा लेडी के केस में एज फार एज प्रैक्टिकल वन मजिस्ट्रेट चाहिए हमें, ये इन्होंने कहा है। और अगर वोमेन मजिस्ट्रेट ना है तो मेल मजिस्ट्रेट पर किसी वोमेन की प्रेजेंस होनी चाहिए, ये इन्होंने कहा। आगे चल के इन्होंने कहा अगर इन सारे अपराधों में वोमेन डिसेबल है, उर्वशी जी, डिसेबल परमानेंटली या टेम्परेरी, फिजिकल मेंटली या फिजिकली या मेंटली, परमानेंटली या टेम्परेरी डिसेबल, उसके गैर कोई एसिड अटैक, रेप, हरेसमेंट, फलाना ढिमको सारे अपराध हुए हैं, तो बात को अच्छी तरह कह सके उसके लिए उसको इंटरप्रेटर या एजुकेटर दिए जाएंगे, वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, और प्रेफरेबली किया जाएगा कि मोबाइल पे रिकॉर्ड कर ले, मतलब मोबाइल पे भी रिकॉर्डिंग होगी। और ऐसी डिसेबल वोमेन का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हर्षी, उसी को ही एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा। कहां के पर्पज के लिए हर्ष? सर एविडेंस के एज पर सेक्शन 142। वेरी गुड। एविडेंस के पर्पज ऑफ एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टेटमेंट को ही उस लेडी का एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा, और इसी स्टेटमेंट पे अपोजिट पार्टी उस पर क्रॉस करेगी। एक और सवाल का जवाब दीजिए मधु जी। जो एक्यूज यहां था, उड़ीसा में पकड़ा गया, वहां के मजिस्ट्रेट ने उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करा, या यहाँ का विटनेस वहां पहुंच गया, वहां का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा वहां उड़ीसा में, अल्टीमेटली वो मजिस्ट्रेट करेगा क्या उस स्टेटमेंट का या उस कन्फेशन का? सर फॉरवर्ड कर देंगे जहाँ के। वेरी गुड। जहां विदाउट जुडिक्शन वाले ने अगर रिकॉर्ड कराया कोई भी स्टेटमेंट या कन्फेशन, तो वो उसको रिकॉर्ड करके जहां पे मामला बन रहा है
वहां फॉरवर्ड कर देगा। कुछ कॉन्फिडेंस बन रहा है मधु जी, या अभी डाउन ही चल रहा है मामला? बोलो, स्पीक करो, स्पीक, बोलिए। सर पहले तो 0 पे ही थी, अब कुछ कुछ तो समझ आ ही रहा है। आ रहा है, आ जाएगा। मधु जी कुछ बन रहा है हिसाब? यस सर। अक्षिका जी बन रहा है कुछ हिसाब? हाँ बोलो अंशुया। सर ये जो प्रोविजो है, प्रोवाइडेड फर्दर देन इन केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल विद, आ रहा हूँ। अभी पूरा कहाँ किया बेटा? अच्छा सर, मुझे लगा सब नीचे पढ़ा रहे थे। ना 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 ना, मैं तो जब बोल दूं ना फाइनल, जब फाइनल है उससे पहले तो कुछ भी हो सकता है। सारा तो ओल्ड एक्ट में भी लिखा और था जो मैंने अभी बोला, पर BNSS में उर्वशी जी वेट, तो इन्होंने एक पॉइंट और जोड़ दिया, हालांकि मेरी ज्यादा समझ में नहीं आया ये, पर ट्राई करते हैं कि अगर ये ऊपर वाले केस रिलेटेड है किसी ऐसे ऑफेंस से जिसकी सजा 10 साल या उससे ज्यादा की है, एक पॉइंट, या लाइफ इंप्रिजमेंट का है, ऊपर वाले जो अपराध हम अभी ये पढ़ेंगे ना 6 नंबर पे, सारे वोमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस दिए गए हैं, अगर इनमें सजा 10 साल या उससे ज्यादा की है या लाइफ इंप्रिजमेंट है तो, या डेथ है। अगर ऊपर वाले अपराधों में डेथ पेनल्टी का प्रावधान है, लाइफ इंप्रिजमेंट का प्रावधान है, या 10 साल उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो उन अपराधों में, अब ये लाइन पकड़ में कम आई मेरे भी, देखते हैं दोबारा एक बार। मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस brought before him by पुलिस ऑफिसर। तो उन अपराधों में पुलिस जिस विटनेस को लाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहे उसकी स्टेटमेंट भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब 6 नंबर में तो ऊपर ये बोला अनुसुईया कि उन लेडी को लेके आओगे हम ऊपर वाले अपराध में 6A में, और इसके प्रोवाइडेड में ये बोला है कि इन्हीं अपराधों में अगर कोई विटनेस है जिस केस की सजा 10 साल से ज्यादा की हो, या लाइफ इंप्रिजमेंट हो, या डेथ पेनल्टी हो, तो उनके आई विटनेस को भी हम उसी समय पेश करके मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं। आप कुछ पल्ले पड़ा तुलसी कुमारी जी? अनसुईया जी? सर थोड़ा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्टली सर ये सेक्शन से डील कर रहा है जो 6A में जो जो सेक्शंस दिए हुए हैं 64 65 उसी को बोल रहा है, इंक्लूडिंग अगर इसको भी छोड़ दें बाकी नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केसेस रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, क्योंकि ये सेक्शन 6 में तो डाला हुआ है, पर इन्होंने ऊपर का जिक्र नहीं किया। सॉरी ऊपर का जिक्र नहीं किया, ये इन जनरल बोल दिया। अब ये एक्सप्लेन करना बाकी है, कौन एक्सप्लेन करेगा? अरविंद जी, अरविंद जी कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? हर्ष सर बेसिकली कोर्ट इंटरप्रेट करेगी, और बेसिकली ये ऐड इसलिए किया है ताकि जो विटनेस टेम्पर हो जाता है ना, बाद में लॉन्ग स्टेज ट्रायल चलता है, इसलिए पहले इंक्लूड कर दिया सर। अब इसलिए पर अब ये बेटा ये फ्लो वाले में वहां ही लिख दिया, ये लेडी वाले अपराध लिखे, या तो इसको लिख देता ऊपर 5 के साथ, या तो सब रूल 5 के साथ लिख देता, वो जनरल रूल था। अब ये लेडी वाले अपराध बता दिए। अब ये पर्टिकुलर इंडिकेट नहीं हो रहा,
अगर हम इसको 6A के साथ पढ़ें तो ये लेडी वाले अपराधों का जिक्र कर रहा है, लेकिन इसको इंडिपेंडेंट देखें क्योंकि बेटा इससे जस्ट ऊपर वो भी वोमेन का जिक्र है और इसे जस्ट नीचे वो भी डिसेबल वोमेन का जिक्र है। तो हाउ कैन से इट इज ए जनरल क्लोज? तो सामान्य तौर पे तो इसको इसी का समझना चाहिए अनसुईया जी, बट ऐसा Yes. कुछ फाइनली कहीं इंडिकेट नहीं हो पा रहा मुझे तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट शायद इंटरप्रिटेशन करे आगे चल के। बात बोल रहा है कि विटनेस ब्रॉट बिफोर हिम बाय द पुलिस ऑफिसर, तो इसमें मैंडेटरी ये है कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही लानी चाहिए विटनेस। हाँ नहीं, मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा जो पुलिस ऑफिसर लेके आएगा। ओहो, अच्छा समझ गया। हर जी बोलो। सर आपने बोला कि डिसेबल वुमेन का, लेकिन इसमें तो बेयर एक्ट में तो वुमेन नहीं लिखा नीचे में, पर्सन लिखा है। प्रोवाइड इफ ए पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट टेम्परेली, पर ये सर सारा ऊपर तो वो ऑफेंस का तो लिख दिया ना ऊपर सर ये सारा इन केस ऑफ, अब उसी की फॉरम में जाए तो ये उसी केसों की बात कर रहा है ना, सारा पूरा जो कंटेंट आया अमेंडमेंट का 2009 के अमेंडमेंट का, तो वो तो इसी को इंडिकेट कर रहा है। और सर ये सब पार्ट्स ही तो हैं, 6 के ये सारे सब पार्ट्स ही तो हो गए। प्रोवाइडेड, फिर उसका हाँ सब प्रोवाइडेड, पार्टी फिर है सर, उसके सब पार्टी है ना, सब पार्टी है। पहले भी ठीक ये है सर। पुराने एक्ट में लिखा हुआ है ऐसा ही, यस सेम सर। एज हर चीज 2009 के अमेंडमेंट के बाद। हम ये बोलना चाहते हैं तो ज्यादा इसमें टेक्निकल होने की जरूरत ना है, ये लेडी का ही मानना चाहिए हमें, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ ये जो अमेंड होगा है ना BNSS, इस पे कुछ बहस हो सकती है, हालांकि वो बनता तो नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट है, पता नहीं क्या कह दे कल, ये मैं बोलना चाह रहा। तो सर अगर हम ओवरऑल देखें तो 7 तो सब रूल हमने बताए हैं, केस लॉ बताए हैं, सिनॉप्सिस के बारे में कुछ बताया है, एविडेंटरी वैल्यू बताया है, केस लॉ बताए हैं, काइंड बताया है, रिट्रैक्ट कन्फेशन बाय को एक्यूज बताया है। ये सारा मिलके क्वेश्चन बनता है। अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो हालांकि मैं सोच रहा हूं अभी आप मेरे को फीडबैक दीजिए अनसुईया जी। सर केस लॉ एक बार रिपीट कर दीजिएगा। कल देखते हैं फिर, अभी तो नहीं हो पाएगा। नेम सर, नेम चाहिए, केस लॉ का नेम नहीं लिख पाया। सर 1 मिनट में, वही तो कह रहा हूं, कल बोल लेंगे। मैं बोल रहा हूं कि अब हमारे पास, हाँ मैं इस बात पे फीडबैक चाह रहा था कि जो हम पढ़वाते हैं आपको, हमारा पर्पस तो है कि हमारे पढ़ते समय आपको चीजें समझ में आए, परंतु मैं देखता हूं कि वो पढ़वाने से जो है पढ़ने वाला भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता और बाकी बच्चे भी उसको समझने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि वो एक तरह से एक पूरा रीडिंग करते हैं, जबकि हमें पढ़ते समय और सुनते समय रीडिंग नहीं करनी, बल्कि उसको सेंस के हिसाब से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं चाह रहा था कि भाई मैं इसकी रीडिंग इसकी मैं करूं और आप सब सुने। आज तो मैं आपसे करा रहा हूं रीडिंग, कल इसके बारे में मैं आपसे फीडबैक लूंगा, या मैं एक दिन खुद पढ़ूंगा और फिर आप मेरे को फीडबैक देना, ठीक है? सर ये आपके जो द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया है, और ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, जिस तरीके से हमने अभी तक पढ़ा है 164 183, एक अच्छे तरह से समझ में आया। स्टेटमेंट कन्फेशन आपने डिफरेंस कर दिया, सब कुछ तो आपने सर बता ही दिया है।
तो कुछ तो बचा भी रीडिंग, नहीं है, आपने पूरा। जी हाँ जी बोलिए सर। सर। सर नहीं आपने जो है बोलो बोलो, सॉरी। जी सर, आपने तो पूरी चीज को एक्सप्लेन कर दिया, एविडेंस को भी एक्सप्लेन कर दिया। जो को अक्यूज के बारे में कंफ्यूजन है, जो 29 30 में शायद चलिए दिए चलिए, हुए हैं। ठीक तो है। आपने सर सबसे अच्छी बात है कि कोलैबोरेशन की बात 157 की बात कर दी सर। तो चलिए कोलैबोरेशन और का जो है सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ ये अभी सब्सटेंटिव एविडेंस अभी एविडेंस होगा, ये नोट। जी जी सर। अभी तो अभी मेरे सारी को ही सुनिए क्लियरिटी हो सर, गया अभी सर। मेरे को ही सुनिए सर, अभी मेरे को सुनिए, मेरे पास टाइम कम है। संदीप जी आप क्या कहना चाह रहे हो, ब्रीफ में बोलो पर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेयर एक्ट पढ़े तो हम ही लोग पढ़े हैं, जो मेन पॉइंट है ना आप उसको कैप्चर करके वो थोड़ा एक्सप्लेन, मेरा कहने का मीन्स ये है। क्योंकि एक बार मैंने कैशिप सर से या फिर अली सर से पढ़ा था, तो वो क्या करते थे बच्चों से बेयर एक्ट पढ़वाते थे और खुद पॉइंट को पकड़ के एक्सप्लेन करते थे, वहां पे रोक देते बच्चे को, तो रुक जा एक्सप्लेन करता हूँ उस पॉइंट को, इम्पोर्टेंट पॉइंट को। नहीं सर, मैंने वही बोला ना, हमने ब्रीफ इस एंगल पे किया है संदीप जी कि पढ़ते समय आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, बट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि मैं पढ़ूंगा तो जो मैंने बोला है, जो बेयर एक्ट में अब लिखा है, अभी तो मैंने करेक्ट बोल दिया, अब मैं पढ़ने की मेरी स्टाइल ऐसी रहेगी जो आपको एक एक चीज अलग से, मैं किसी पे आवाज कम करूंगा, किसी पे आवाज ज्यादा करूंगा, तो आपका ध्यान जो बातें अभी आपने सुनी है उन बातों पे जाएगा। ये मेरा पॉइंट है। मैंने बोला एक बार ट्रायल करके देख लेते हैं, मैंने ये नहीं कहा करूंगा, मैंने कहा एक बार ट्रायल करके देख लेते हैं, कुछ जमेगा तो ठीक है, नहीं तो पढ़वाना तो है ही फिर आपसे। मधु जी आप बोलो। सर मेरा कल क्लास मिस हो गया था, तो कल हमने क्या किया था थोड़ा सा आप एक बार बता देंगे? कल तो थी नहीं क्लास सर। अच्छा ओके। सायक जी बोलो। सर प्रोवाइजो पढ़ के मुझे जो समझ में आया, क्या मैं बता सकता हूँ? हाँ बोलो। सर जो 10 ईयर से ज्यादा पनिशेबल ऑफेंस है वो सीरियस मैटर का ऑफेंस है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर इन केसों में जो विटनेस लाएगा, मैजिस्ट्रेट बाउंड है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है यहां तक। पर सर क्वेश्चन ये था कि क्या ये 10 साल वाला पॉइंट सभी अपराधों के लिए है, या ये सेक्शन सब रूल 6 में जो लेडी वाले अपराध ऊपर बताए गए उनके लिए है? ये क्वेश्चन था सर। सायक जी। ये सर ये मुझे समझ में नहीं आया, क्वेश्चन तो वही समझ तो में। वही तो बात चल रही है भाई। चलिए अभी तो चलो, आज तो फिर वो टाइम नहीं आया यहाँ। बोलो मधु जी। सर एक्चुअली ना मैंने क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा मुझे याद है, ये जो भी पैराग्राफ, ये जो सेक्शन में मेंशन किया 6A में, ये सभी के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब जो सब ए के जो, सॉरी, सेक्शन 6 सबसेक्शन ए में ही प्रोवाइडेड फर्दर करके मेंशन किया हुआ है, और पीछे जो है ना कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है वो सेमीकोलंस दिए हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ मधु जी, सायक जी, अभी बैक टू बैक पढ़ के एक्सप्लेन नहीं करना यहाँ पे, वो तो कहानी अलग है। आराम से अपना टाइम लीजिए, समझिए, फिर हमें समझाइए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ओके। अभी बैक टू बैक पढ़ के फिर आप एक्सप्लेन करोगे तो ऐसे बनेगा नहीं, जमेगा नहीं। अपने आराम से रिसर्च करिए, पढ़िए, समझिए, फिर हमें बताने की कोशिश करिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ओके सर। हर जी क्या करें बताओ। सर कंटिन्यू करिए, टाइम है, थोड़ा सा ऊपर भी चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी सर स्पष्ट ही करेंगे। चलिए चल एक बार मैं पढ़ के देखता हूँ, नहीं है सर किसी की भी अभी। एक बार मैं पढ़ के देखता हूँ, फिर आप बताना इसमें क्या पोजीशन बनी। संदीप जी। यस सर। मैं पढ़ के देखता हूँ। बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। सर आई एम ट्रेवलिंग। सर दो तरीके हैं, या तो आप पढ़ेंगे तो मैं बीच बीच में आपसे सवाल पूछूंगा,
और मैं पढ़ूंगा तो फिर आप कृपया करके बेर एक्ट को ध्यान से देखते चले जाइए और मेरे को सुनते चले जाइए। तो सर ये सेक्शन 183 है जो बात कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। ये कन्फेशन और स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है। 7 सब रूल है। पहला सब रूल है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस हैज बीन रजिस्टर्ड may whether or not he has jurisdiction in the case। तो उस मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है डिस्ट्रिक्ट के जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है और उसके द्वारा कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बात उसने कही, चाहे उसका जुडिक्शन हो या ना हो। इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। बोलो उर्वशी जी। सर जैसे कि आपने बताया था कि दिल्ली में अपराध किया है और वो उड़ीसा भाग गया और वहां पे वो पकड़ में आ गया, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने कौन से जुरिस्डिक्शन में करेगा? उड़ीसा में। तो वो सब रूल 1 ही बोलता है ना? वो भी बोलता है। अरे बेटा वो भी बोलता है, साथ में इसको एक्सप्लेन भी किया है ना। यस सर। हाँ तो सर इन कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इस चैप्टर में दिया गया इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर, और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या किसी और कानून में इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका दिया गया है उस दौरान, और एनी टाइम आफ्टरवर्ड, या इन्वेस्टिगेशन के बाद, बट बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द इंक्वायरी एंड ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन तक, इन्वेस्टिगेशन के बाद, बट बिफोर कमिटमेंट ऑफ द इंक्वायरी एंड ट्रायल। पहला प्रोवाइडेड, इसमें कहा है कि कन्फेशन एंड स्टेटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड, कर सकता है, आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो मीन्स in the presence of the advocate of the person accused of an offense। जो अपराधी है वो अपने वकील के सामने जो है ऑडियो वीडियो मीन के द्वारा अपना कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है। हर्ष ठीक है यहां तक? सेकंड प्रोवाइजो कि फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय ए पुलिस ऑफिसर। पुलिस अफसर नहीं कर पाएगा। ऑन whom any power of magistrate has been conferred by any other law for time being in force। अगर किसी भी कानून ने पुलिस वाले को कोई पावर दी गई है मजिस्ट्रेट की, वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। सेकंड, जिसमें कि मजिस्ट्रेट उसको समझाता है, द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी कन्फेशन, कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, करेगा, एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट, उस व्यक्ति को जो करना चाहता है कन्फेशन रिकॉर्ड, उसको एक्सप्लेन करेगा दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, वह कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है, एंड दैट इफ ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है, इट मे बी यूज एविडेंस अगेंस्ट हिम, तो ये आपके खिलाफ यूज करी जाएगी। मजिस्ट्रेट नोट रिकॉर्ड, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड नहीं करेगा एनी सच कन्फेशन, कोई भी कन्फेशन को, अनलेस, कब तक नहीं करेगा, अपन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट, उस व्यक्ति से क्वेश्चन करने से पहले उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा जब उसको ये पता लग जाए ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट बीइंग मेड वॉलंटरी। बिना वॉलंटरी का पता लगे वो इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। थर्ड में अगर वो मना करे तो क्या पोजीशन बनेगी? इफ एट एनी टाइम बिफोर कन्फेशन इज रिकॉर्डेड, कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले, द पर्सन अपेयरिंग बिफोर मजिस्ट्रेट स्टेट, जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो रहा है वो अगर वो ये कहे ही इज नॉट विलिंग टू मेक टू द कन्फेशन, कन्फेशन करने के लिए मैं विलिंग ना हूं, द मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज, तो मजिस्ट्रेट इस बात के लिए ऑथराइज नहीं है कि वो उसको पुलिस कस्टडी में डिटेन कर दे, मतलब छोड़ देगा, फिर जो भी पोजीशन होगी उसकी वही उसी पे रखेगा।
4th नंबर पे उसका तरीका बताया बेटा, एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 316, जो पहले 281 था उसके अकॉर्डिंग उसकी कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज पर्सन, एक्यूज का जैसे एग्जामिनेशन होता है ना 316 में, उसके हिसाब से इसकी कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा। एंड शैल बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग, कन्फेशन करने वाला साइन करेगा। एंड द मजिस्ट्रेट शैल मेक ए मीमो, और मजिस्ट्रेट एक मीमो बनाएगा एट द फुट, उसके ऊपर फुट नोट पे एक मीमो बनाएगा। ऑफ सच रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग इफेक्ट, इस बात का इफेक्ट, किस बात का इफेक्ट, वो सारी कहानी बताएगा जो अभी तक हुई है ना। आई हैव एक्सप्लेन, मैंने एक्सप्लेन बताया किसको, जो एक्यूज है उसका नाम। ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, कि भाई आप कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो। इफ ही डज सो, अगर आप ऐसा करोगे तो ये आपके खिलाफ यूज करी जाएगी कन्फेशन के तौर पर। कन्फेशन ही मे मेक यूज बी एज ए एविडेंस अगेंस्ट हिम, एंड आई बिलीव दैट दिस कन्फेशन वाज वॉलंटरी, और मुझे विश्वास है कि इसने पूरा अपने वॉलंटरी किया है। इट वाज टेकन इन माय प्रेजेंस, मेरे सामने की गई है और मैंने सुना है, और हमने इसको पूरा समझा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। रीड ओवर टू द पर्सन मेकिंग इट एंड एडमिटेड हिम, और उसने एडमिट किया, हमारी बात सुन के समझाई जो हमने बताई ना मधु, कि भाई आपने ये लिखवाया है, तो उसने कह दिया ठीक है हाँ मैंने बोला है। एडमिटेड टू बी करेक्ट, उसने कहा ये सही है जो मैंने बोला। एंड इट कंटेन ए फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय हिम, और लास्ट में जो है उन्होंने साइन किए हैं, और फिर मजिस्ट्रेट के साइन है नीचे, मजिस्ट्रेट के साइन करें यहाँ, मजिस्ट्रेट ने ये लिख के अपने साइन करें यहाँ कि मैंने सारी बात उसको पढ़ाई थी, समझाई थी, सिखाई थी। ये कन्फेशन के रिकॉर्डिंग था। अगला है स्टेटमेंट के रिकॉर्डिंग। एनी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन, वो एक के अकॉर्डिंग की जाएगी, जैसा मैंने बताया गया है एविडेंस के तौर पे। इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, ये कहना चाहता है कि मजिस्ट्रेट जो है स्टेटमेंट को, जो कि कन्फेशन नहीं है, उसको अपने हिसाब से, केस और सर्कमस्टेंस के हिसाब से उसको रिकॉर्ड करेगा। एंड मजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओथ टू द पर्सन हु स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड, और मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसकी स्टेटमेंट को ओथ पे दिलवाएगा। ओथ भी कहेगा भाई ओथ भी ले। लास्ट वाला सेक्शन है रूल 6, इन द केस पनिशेबल अंडर सेक्शन, ये केसों के नाम है लेडीज वाले बीएनएस में 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 मोटा मोटी लेडी वाले अपराध है। तो इन केसों में मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो उन व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा जिनके खिलाफ ये अपराध हुआ है। और एज सून फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस, मतलब पुलिस को जब इन अपराधों का पता लगेगा तो उसके बाद जो है उन व्यक्तियों का स्टेटमेंट पुलिस मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा पुलिस के कहने पर। ठीक है मधु जी, लेडी वाले अपराध। अक्षिका आगे बोला प्रोवाइडेड दैट सच स्टेटमेंट शैल एज फार एज प्रैक्टिकल, जहां तक संभव हो, रिकॉर्डेड बाय ए वुमेन मजिस्ट्रेट एंड इन हिज एब्सेंस, और उसकी एब्सेंस में बाय ए मेल मजिस्ट्रेट, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ए वोमेन, वोमेन की प्रेजेंस में, चाहे मेल कर लो रिकॉर्ड पर वोमेन की प्रेजेंस में, कोई और वोमेन की प्रेजेंस में विक्टिम के साथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। अगला जर्नल है बेटा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ फॉर 10 ईयर और मोर, 10 या 10 साल से ज्यादा के अपराध, और विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, लाइफ के अपराध, और विद डेथ, डेथ के अपराध, इन 3 प्रकार के केसों में मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस
brought before him by the police officer। तो इन प्रकार के केसों में पुलिस के द्वारा लाए गए विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना कंपलसरी है, शेल है। अगला पॉइंट है डिसेबल के लिए, जो हर्जी ने बोला कि प्रोवाइड आल्सो दैट इफ द पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट इज टेम्परेरी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल, अगर जो है जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट हो रहा है वो टेम्परेरी या परमानेंट, फिजिकल या मेंटल डिसेबल है, तो मजिस्ट्रेट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और ए स्पेशल एजुकेटर इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। हर्जी की बात सही है कि इसमें कहीं लेडी का जिक्र नहीं है, पर यह डिसेबल का जिक्र किया हुआ है। अब ये कंटिन्यूटी में तो उन्हीं को इंडिकेट करता है सर, बाकी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चाहे तो बात अलग है। उसके बाद अगला प्रोवाइडेड आल्सो इफ द पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट इज टेम्परेरी और डिसेबल और मेंटली और फिजिकल डिसेबल, वही ऊपर वाली पोजीशन मधु जी, अजय जी, उस केस में स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन विद द असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर, जो ऊपर वाली पोजीशन है एज इट इज, उसमें लास्ट की डेडलाइन काम की है, शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन। प्रेफर किसका किया जाएगा? मोबाइल फोन का। लास्ट वाला है ए स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लोज ए, जो वोमेन वाले अपराधों का जिक्र किया वहां पे, हु इज टेम्परेरी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल। यहां पर्टिकुलर वोमेन का जिक्र कर दिया। हर्ष जी आपकी बात को बड़ा करें, हर्ष, यहां वोमेन का जिक्र किया, ए वाले ए क्लोज का जिक्र किया है। shall be considered a statement in lieu of examination in chief, उनके स्टेटमेंट ही एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा एज स्पेसिफाइड सेक्शन 142 BNS, जैसा कि 142 BNS में बोला हुआ है। सच दैट मेकर ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिनेशन, और उस स्टेटमेंट से ही उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जाएगा विदाउट नीड ऑफ रिकॉर्डिंग द सेम एट द टाइम ऑफ ट्रायल। बिना ट्रायल के समय दोबारा स्टेटमेंट कराए, दोबारा गवाही करवाए बिना पहले स्टेटमेंट को ही चीफ माना जाएगा और उससे ही उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। लास्ट रूल, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड ए कन्फेशन। एक मिनट रुको भाई, ये बंद होने वाला है। हाँ हो गया। तो सर लास्ट वाला है रूल 7, मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग ए कन्फेशन और स्टेटमेंट। उर्वशी जी आप जो कह रहे थे, मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग ए कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट, उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा बाय होम द केस इज टू बी इंक्वायरी या ट्रायल। तो जिस कोर्ट में इंक्वायरी ट्रायल होना है हम वहां पे उसको भेज देंगे, ये इन्होंने बोला। अब इसमें कल मेरे को बताइए कि आपने पढ़ना है या मेरे को पढ़ना है, अभी देख लीजिए फिर कल बात करेंगे। इसकी राइटिंग करिए सर, मैं बोलना चाहता हूं, पढ़ के आइए, समझ के आइए, क्योंकि लास्ट में कहीं ना कहीं आगे हम बीच में भी आपसे सवाल जवाब करते हैं और कन्वर्सेशन क्लास भी हो सकती है आने वाले टाइम में, ये मैं बोलना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे। कुछ और कुछ पर्टिकुलर तो बोल सकते हो 1-2 मिनट, कुछ बोलना पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट अभी है, हम चलो 5 मिनट और। मधु जी रीड करने के बाद देन आई लास्ट है सर, मैं एक बार गो थ्रू करने के बाद देन आई लास्ट मैडम। ठीक ठीक, ओके मैम, थैंक यू। अक्षिका, नहीं जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। नो सर, everything is fine, good। उर्वशी? No sir, I will go through it and then tell you। ओके नहीं, अब जो बीच वाला डाउट मैं बोलता हूँ ना कि भाई बीच में डाउट आ रहा है आपको, मान लो तो वो जो रह गए हो भाई तो वो पूछ सकते हो। बीच में अगर कोई भी डाउट आए तो उसको नोट करना है। अब हमने जैसे लास्ट में टाइम दिया, अब आप इसमें सवाल जवाब कर सकते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ।
ठीक है सर। सर मेरा है ना एक छूट गया था जो 164 और 183, ये डिफरेंसेस बताए थे आपने सर, 164 और 183। पुराना 164 था, जो नया जो है 183 बन गया। मतलब सीआरपीसी और बीएनएसएस, हाँ 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 हाँ। उसके डिफरेंस बताए थे सर आपने। नहीं वो नहीं बोला, पुराने में वो सेक्शन 164 है हाँ और जो कि नए में 83 है, बाकी सेम है। ओके सर। और कन्फेशन वो होता है ना, मतलब अपने आप को बोल देना कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। हाँ ठीक है यस सर। सर। मतलब पूरा लाइन में यही कवर हुआ है अभी तक। हाँ बोलो सहायक जी। सर क्वेश्चन क्या होगा इस पे? क्वेश्चन तो कुछ भी तरह के आ सकता है, कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है कि कन्फेशन के प्रिंसिपल क्या है, ये आ सकता है कन्फेशन एडमिशन में फर्क क्या है, एविडेंस का पार्ट है, एविडेंस में दोनों चीज आती है बेटा। और सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ये आ सकता है कि रिट्रैक्ट कन्फेशन क्या होता है, ये आ सकता है। उसके बाद कन्फेशन बाय को अक्यूज क्या होता है, ये आ सकता है। उसके बाद जो है इसमें आ सकता है कि जो कन्फेशन की मजिस्ट्रेट ने कंप्लाइंस जो अकॉर्डिंगली ना करी तो क्या क्या होगा। अगर मजिस्ट्रेट ने कन्फेशन की कंप्लाइंस अकॉर्डिंगली ना करी, मैंने आपको केस लो लिखवाया सिंघारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें कहा गया कि अगर आपने कंप्लाइंस अकॉर्डिंगली नहीं करी तो कन्फेशन प्रॉपर्ली नहीं मानी जाएगी, आपको करनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। बेटा मैं बोलना चाहता हूं सहायक जी, कन्फेशन का चैप्टर, कन्फेशन का क्वेश्चन आपका क्रिमिनल लॉ में आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, कन्फेशन का पॉइंट सीआरपीसी और एविडेंस में दिया हुआ है, तो वो घाल मेल करके घुमा फिरा के एविडेंस का और सीआरपीसी का दोनों में से कुछ पूछ सकता है। दूसरा, जब आप प्रोसीजर लिखोगे तो वहां एविडेंस वाले का भी जिक्र करोगे हर्ष, और एविडेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो आप ये प्रोसीजर को लिखोगे जो मैं लिखवा रहा हूं, आपको पढ़ाया है सारा। अब ठीक है यहां तक? यस सर। हाँ, मतलब मोटा मोटा कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है या तो, और या जो डिफरेंट डायमेंशन हमने बताई, कन्फेशन बाय को अक्यूज, रिट्रैक्ट कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन में गलती हो गई, ठीक है, उसके बारे में कुछ ना कुछ आ सकता है। मैं बोल रहा हूं जुडिक्शन की गलती कर दी मान लो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में, जुडिक्शन ना था, या ट्रायल में कन्फेशन कर दिया, या इन्वेस्टिगेशन से पहले कन्फेशन हो गया, वो देखा जाएगा सारी चीजें, क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। बोलो उर्वशी। मुझे तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में, पर ये पूछना था कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में हमें आंसर कैसे लिखना पड़ता है फॉर द प्रॉपर फॉर्मेट। यस सर, लेकिन उसको मतलब अच्छे से समझाना कैसा है, मतलब हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा देन क्या लिखना पड़ेगा वो सर proper- अगर डायरेक्ट बेरेक्ट आया हो तो बेरेक्ट लिखेंगे हम। अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया हो तो जो एप्लीकेशन आपकी समझ में आई पहले उससे रिलेटेड लॉ, एक्ट लॉ, एक्शन, वो सारे लिखो और उनको लिखते चले जाओ। उसके बाद जो है आपका लॉ और आपकी प्रॉब्लम, उन दोनों को मिक्स करो, जोड़ो, मतलब कि कौन से सेक्शन से आपकी प्रॉब्लम जुड़ी हो रही है, और आखिर में जो है अपनी ओपिनियन दो कि आपके लॉ से आपकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन आया, एक्विट हुआ, कन्विक्ट हुआ, रिलेवेंट है ना रिलेवेंट है, जो भी क्वेश्चन आया जिस तरीके। ठीक है सर, लेकिन इसमें हमें अगर फुल मार्क चाहिए तो फिर प्रॉपर बता सकते हैं क्या? फुल मार्क तो किसी को नहीं मिलते बेटे लॉ में, तो वो तो सबको 12वीं के पेपर में मिलेगा सर। लेकिन हमें जैसे है ना प्रोफेसर, मतलब वो अच्छे मार्क्स तभी देते हैं ना जब वेल रिटर्न हो। अच्छे मार्क तो मिलेंगे जो हमने बोला है, ऐसे लिख के आओ, नहीं मिले तो बताना फिर।
ठीक है सर, मतलब हमें एक्ट लिखना है, फिर प्रॉब्लम लिखना है, और फिर दोनों मिक्स करके उसका सॉल्यूशन भी बता, मतलब कंक्लूजन। हाँ, दोनों मिलके मतलब दोनों को एक्सप्लेन करना है कि भाई यो एक्ट यो लिखा है मैंने, जो आपकी प्रॉब्लम से मिक्स कर रहा है। इस प्रॉब्लम ने इस बंदे ने ये बोला जो एक्ट कह रहा है, अब इसके हिसाब से ये कन्विक्ट बन रहा है, एक्टिविट बन रहा है, रिलेवेंट है, नॉन रिलेवेंट है, वगैरह वगैरह, जो भी इस तरह का क्वेश्चन है उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन बोला मैंने बस। एक्सप्लेन तो, और उससे रिलेटेड एक केस लॉस डालना है। अब सारा ही आपको पता है तो फिर बोलो तुलसी जी। तुलसी जी बोलो। यस सर। सर कन्फेशन और स्टेटमेंट में डिफरेंस भी आ सकता है। हाँ आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। हर्ष बोलो। दोनों में अंतर क्या है सर? कन्फेशन और स्टेटमेंट में अंतर क्या क्या आएगा उसमें, कैसे लिखेंगे? बताओ हर्ष। सर सबसे पहला तो हम कन्फेशन के बारे में ही लिख देंगे कि ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये हमारा सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, इसके लिए हमें कोरैबोरेशन की रिक्वायर पड़ेगी। उसके बाद कन्फेशन में हम अपना ऑफेंस एडमिट करते हैं, जबकि स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होता है। और एक दूसरा सेकंड, सॉरी एक सेकंड हर्ष, मैं बोल रहा हूँ जब हमने सारे नंबर पढ़ाए थे, 164 की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, 183 की सॉरी, तो सर मैंने बोला था नंबर 1 2 3 4, ये तो कन्फेशन की बात कर रहा है। 5 6 ये स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो जो आपने बोला हर्ष वो लिख दो, और कन्फेशन वाले 1 से 4 एक तरफ लिख दो, और 5 और 6 वो एक तरफ लिख दो, बस अपना मतलब पकड़ में आ जाएगा। तुलसी जी। यस सर। सामान्य तौर पे बेटा दोनों में अंतर ये होता है कि स्टेटमेंट में जरूरी नहीं हम अपने गिल्ट को एडमिट करें, जबकि कन्फेशन में हम अपने गिल्ट को एडमिट करते हैं। ये फर्क है, मोटा फर्क। बाकी आप सेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे मैं अभी हमने बोला बताया। कुछ पूछ रहे थे हर्ष, बोलो। सर ये जो मेमोरेंडम मजिस्ट्रेट प्रिपेयर करेगा एट द फिट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये इमीडिएटली प्रिपेयर करेगा या कुछ टाइम लेगा? कौन टाइम क्यों लेगा? इमीडिएट होगा मतलब ये? भाई कन्फेशन रिकॉर्ड करने में वो टाइम ले सकता है, समझाए बुझाए फलाना करे, 2 दिन का टाइम दे दे वगैरह वगैरह, लेकिन जब कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा तो उसके ऊपर ही लिखेगा फिर वो, तो भाई साइन भी तो करने जब गैल गैल। हालांकि इसमें ना लिख रहा कुछ भी। हाँ बोलो उर्वशी एक बार। सर मेरे को केस लॉस पूछना था कि मैंने प्रॉपर लिखा है कि नहीं लिखा है। मैं कैसे बताऊंगा प्रॉपर लिखा है नहीं लिखा? सर मैं बोल रही ना सर, निशिकांत जहाँ अभी अभी रुको अभी रुको अभी रुको, तुलसी जी बोलो आप। स्टेटमेंट जो विदाउट ओथ होता है ना मजिस्ट्रेट के सामने। हाँ यार, रिवीजन नहीं करनी, क्वेश्चन पूछना है। तुलसी जी जब हम बोल रहे हैं तो केयरफुली सुनना है, बेरेक सामने रखना है। और हमने बहुत बार इसको वहां बोला उस समय, हर जी शायद सुन रहे हो, बार बार ओथ और विदाउट ओथ, ओथ और विदाउट ओथ का बोला है। तुलसी जी बोलो। मधु जी। सर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल में क्या डिफरेंस होता है? ये तो अभी इसका कंटेस्ट नहीं है, बट सामान्य तौर पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस करता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। यस सर। इंक्वायरी को डिफाइन नहीं किया, पर इंक्वायरी जो मजिस्ट्रेट करता है। ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया, पर ट्रायल का मतलब एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस देना है, कोर्ट में एविडेंस देना। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस एविडेंस कलेक्ट करता है, ट्रायल में जो है गवाही दी जाती है कोर्ट में, और इंक्वायरी में मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि क्या कोई केस बनता है या नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो उसको डिस्चार्ज कर देंगे, अगर बनता है तो उसमें चार्ज फ्रेम कर देंगे।
थैंक यू सर। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं ब्रेक। Thank you so much, sir. थैंक यू सर। थैंक Thank you so much, sir. यू सर।